सोने को जो है अव्यवस्था बहुत पसंद है। जितनी ज्यादा अनिश्चितता होगी दुनिया में, जितनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, जितना क्योस होगा, उतना ज्यादा सोने की कीमत बढ़ती जाएगी। और कॉपर समझ लीजिए कि अगला सिल्वर और गोल्ड होने वाला है आने वाले समय में। तो कॉपर की डिमांड बढ़ेगी। चाइना दबाव में आने वाला देश अक्षर में है नहीं, और अमेरिका बहुत डायरेक्टली उसको दबाव में ला नहीं सकता। बड़े निवेशक हैं, उनको दिख रहा है कि आने वाले समय में ये अनिश्चितता और बढ़ सकती है कि ये 2026 में आपको मेटल्स जो है ना, कमोडिटी मार्केट में आपको बहुत अच्छी एक डिमांड दिखाई देगी। मेन जो रीजन है वो रिसोर्स ग्रैबिंग का है। देखिए, ऑयल रिजर्व बहुत ह्यूज पड़े हुए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि शायद इस साल रिटर्न मिलेंगे, लेकिन उस लेवल के नहीं मिलेंगे। अभी देखिए, उन्होंने हाथ के हाथ कब्जा करते ही अमेरिकी कंपनियों को अलाउ कर दिया कि वहां पर अपना वो अब काम शुरू कर सकते। एक तरीके से इनडायरेक्ट अटैक उन्होंने चाइना के रिसोर्स के ऊपर भी किया हुआ है। इसके परिणाम दूरगामी होने वाले दिखाई दे रहे हैं कि एक वैश्विक अनिश्चितता का दौर जो है, मैं देख रहा हूं कि शुरुआत हो रही है यहां से। भारत के परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। चाहे जो भी उस पर कंट्रोल करे, एकदम पड़ेगा सीधा असर सोने और चांदी पर ही पड़ेगा। रिसोर्सेज के ऊपर में कंट्रोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है क्रिटिकल मिनरल की एक पॉलिसी शुरू की है। तो वेनेजुएला वाला जो केस है वो समझ लीजिए एक तीर से दो शिकार वाली हालत है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि लोग अपना पैसा जो शेयर बाजार से, प्रॉपर्टी से जो निकाला था, वो प्रेशियस मेटल, सोने चांदी, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ लेने शुरू कर दिए। हैं। वो भी तो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ट्रेड होता है। हवा कौन सी बह रही है उसको पहचानने का है, और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आवश्यकता रहती है। देशों में आपस में तनातनी रहेगी तो देखिए, डिफेंस के शेयरों में हमेशा एक एक्सट्रैक्शन दिखाई देगा। डिफेंस पर फोकस बना रहेगा। आने वाले समय में आपको एनर्जी के ऊपर, जैसा मैंने कहा, एनर्जी के ऊपर फोकस बना रहेगा। 3-4 महीने से गोल्ड और सिल्वर पे बात कर रहे हैं, और जहां जहां लग रहा था कि नहीं नहीं यहां पर अब थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए, वहां से और स्पीड पकड़ ले रही थी बाजार। अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है ये आज कॉपर लगभग मुझे दिख रहा है 3.5% के ऊपर है। इन मेटल्स की डिमांड आने वाले समय में भी बनी रहेगी, और ये एक मैराथन रन चलेगा। 2026 का साल जो है, मेटल्स और एनर्जी दोनों पर फोकस रखें, ये दोनों के लिए सही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठाया, अपने देश ले गए। अब वहां पर उनके खिलाफ आपराधिक ट्रायल चलेगा। इस पूरी घटना का क्या असर पड़ेगा भारत पर, सोने चांदी पर, बाजार पर, तेल पर और बाकी मेटल्स पर, इस पर बात करने के लिए हमने अपने दर्शकों को समझाने के लिए आज अनिल राय जी से अनुरोध किया। एक्सपर्ट है मार्केट्स के, कमोडिटीज के, आप अक्सर उनको टीवी चैनलों पर देखते रहे हैं। तो हमने अनुरोध किया कि वो जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि इसका क्या असर होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। बहुत बहुत अनिल धन्यवाद। अनिल जी जी, विक्रम सबसे जी। पहले तो यही जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वेनेजुएला के जी पास एक बड़ा तेल का भंडार है और उस पर अमेरिका ने एक तरह से अब अपना पूरा कब्जा कर लिया। किस तरह से इस जी। पूरी घटना को देखा जाए और इसका क्या असर भारत के परिप्रेक्ष्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो घटनाक्रम है उसमें जो चीजें दिखाई दे रही है वो स्पष्ट तौर से ये दिखाई दे रही है कि जिस बहाने से उनको कैप्चर किया गया है कि नारकोटिक्स का एक एग्जांपल हाँ। देकर के, भाई नारकोटिक्स बहुत ज्यादा है, ड्रग्स की बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो वो दुनिया को भी साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा है नहीं। मेन जो रीजन है वो रिसोर्स ग्रैबिंग का है। देखिए, ऑयल रिजर्व बहुत ह्यूज पड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं वो रिसोर्स पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। पहले वो चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां वहां पे काम करें, लेकिन वो वेनेजुएला के जो गवर्नमेंट थी वो परमिशन नहीं देती थी। अभी देखिए, उन्होंने हाथ के हाथ कब्जा करते ही अमेरिकी कंपनियों को अलाउ कर दिया कि वहां पर अपना वो अब काम शुरू कर सकती हैं। दूसरी तरफ ये कि वेनेजुएला जो है वो चाइना के साथ, उसके साथ ट्रेड रिलेशंस थे, तो एक तरीके से इनडायरेक्ट अटैक उन्होंने चाइना के रिसोर्स के ऊपर भी किया हुआ है, अपने रिसोर्स को बढ़ाने के अलावा। और बहुत ह्यूज ऑयल रिजर्व है वहां पे। तो एक तरीके से कहिए कि जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था का जो ह्यूज डेट था, वो काफी हद तक अगर ये कंट्रोल बनाए रखते हैं तो काफी हद तक वो फाइनेंस हो जाएगा यहाँ के रिसोर्स से। तो ये सारी व्यवस्था जो विक्रांत जी ना, जो एक चीज देखिए कि जिन्होंने जो शुरुआत कर दी है, इसके परिणाम दूरगामी होने वाले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब ये अगर चाइना ताइवान पे कब्जा करता है या किसी और आसपास के देशों के ऊपर करता है तो ये रोक नहीं सकते। उधर कोई दूसरा देश, रशिया भी अगर आसपास के किसी कंट्री के ऊपर ऐसा कुछ करता है तो ये रोक नहीं सकते। भाई आप दादागिरी दिखा रहे हो तो हमें कैसे रोक सकते हो? तो ये परंपरा जो है, ये हर ताकतवर देश अपने आसपास के कमजोर देश के रिसोर्स के ऊपर ग्रैब करने की शुरुआत कर सकता है, जिससे कि एक वैश्विक
अनिश्चितता का दौर जो है मैं देख रहा हूं कि शुरुआत हो रही है यहां से। हम्म। और आने वाले समय में रिसोर्सेज बड़े स्कैर्स होते जा रहे हैं, जिस तरीके की हमारी जनसंख्या और उद्योगों की जो संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, और उनके कहीं ना कहीं उनको ग्रैब करने की, उनको उन पे कंट्रोल करने की होड़ की शुरुआत के तौर पे हम इसको देखते हैं। तो इसका किस तरह का असर कच्चे तेल पर पड़ सकता है भारत के लिहाज से? अगर हम एक एक करके बात किए करें तो क्या उस पर भारत, क्योंकि पहले तो वेनेजुएला से काफी लेता था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन क्या असर इस मामले में दिखाई दे सकता है? देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा है, हम्म। क्योंकि अमेरिका का कंट्रोल होने के अगर हो रहेगा या जो भी, तो भी ये तेल का आदान प्रदान तो चलता रहेगा। प्लस ये क्वांटिटी बहुत कम थी अभी जो इंडिया का ट्रेड था, हाँ। तो मुझे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, चाहे जो भी इस पे कंट्रोल करे। दूसरी तरफ ये है कि इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट मार्केट पे आने वाला है वो ये है कि देखिए, कमोडिटी मार्केट में जो एक कूल ऑफ दिखाई दे रहा था, हम्म। जहां पर हम देख रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में एक कूलिंग ऑफ आ रहा था, लग रहा था कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो सब शांत हो गया, और कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई आशा के मद्देनजर ही ये प्राइसेस भाग रही थी। हाँ। अब वो कंफर्म हो गई एक तरीके से। देखिए, एक किसी भी देश के ऊपर आप सीधे सीधे जाकर के वहां के राष्ट्रपति को एकदम बंधक, मतलब एक कैदी की तरह उठा लाना रातों रात और अपने देश में लाके, तो ये एक पूरी मतलब किसी देश की सॉवरेंटी के ऊपर सीधा सीधा हमला है एक तरीके से कहें तो। अब बहाने चाहे जो भी बनाए जाए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उनको दिख रहा है कि आने वाले समय में ये अनिश्चितता और बढ़ सकती है, और जिसका कि हमें असर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसों में, या और भी जो क्रूशल मेटल है उनकी प्राइसों में हम देखें, प्राइसेस में देखेंगे। जो कूलिंग ऑफ हो रहा था वो सडन वहां से फिर एक स्पाइक बढ़ सकती है यहाँ। यानी जैसा जो पिछली बार पिछले साल सोने और चांदी ने जिस तरीके का रिटर्न दिया, रेट भयानक बढ़ते गए जी। और हमने पूरा देखा कि रैली ऊपर की तरफ ही दौड़ती चली आई। लेकिन एक्सपर्ट्स कह जी। रहे थे कि शायद इस साल रिटर्न मिलेंगे, लेकिन उस लेवल के नहीं मिलेंगे जैसा पिछला साल गया है। तो अब तो इसका जी। यानी सीधा असर कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। यानी जो एक हाँ। ठहराव की बात की जा रही थी, वो जी। ठहराव अभी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी, देखिए, बात यही थी पिछले साल जिस स्पीड से रिटर्न, देखिए 60-75, मतलब अगर पूरे हम टॉप टू बॉटम देखें तो लगभग 70% की रेंज गोल्ड ने तय की थी, हाँ। 65% का रिटर्न जनरेट किया था। तो ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है एक बड़े सेफ एसेट के लिए। गोल्ड बड़ा सेफ एसेट है, मतलब एज गुड एज उसको एफडी माना जाता था, और वहां पर एक साल के अंदर में 60% 65% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। हम्म। हाँ, इस साल उतना बड़ा रिटर्न शायद ना जनरेट हो, लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है कि अभी जो स्थितियां चल रही हैं उसमें 40 से 50% का रिटर्न अगर इस साल भी 2026 में गोल्ड दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अनिल जी, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसके रिकपरेशन भी आएंगे। कई जो लोग कह रहे हैं कि कई और जगह, कई देशों के बीच में जिस तरीके से तनाव हो रहा है, और अमेरिका जिस जी। तरीके से अब कंबोडिया और बाकी देशों को लेकर के बात कर रहा है, तो जैसे जी। जैसे वैश्विक झगड़े, उसकी तो शुरुआत खुद हम्म। अमेरिका ने कर दी है। जो सबसे एकदम शक्तिशाली एकदम। देश है उसने खुद ये शुरुआत कर दी है। तो अगर ये जी। झगड़े, वैश्विक झगड़े और ज्यादा बढ़े, तो उसका सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ेगा। एकदम पड़ेगा, सीधा असर सोने और चांदी पर ही पड़ेगा, क्योंकि जो, देखिए, सोने और चांदी के बारे में कहा जाता है हमेशा, स्पेशली सोने के बारे में, कि सोने को जो है अव्यवस्था बहुत पसंद है। जितनी ज्यादा अनिश्चितता होगी दुनिया में, जितनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, जितना क्योस होगा, उतना ज्यादा सोने की कीमत बढ़ती जाएगी। हम्म। ठीक है। तो ये जिस तरीके, हाँ, अगर ये शांति छा गई या जिस तरीके की होगी, तब तभी करेक्शन होगा। तो हम देख रहे हैं, एक तो इसकी सप्लाई बहुत कम है सोने की, और जितना ज्यादा अनिश्चितता, जैसे अब डे बाय डे अब कुछ ना कुछ नया एकदम होता जा रहा है। लग रहा था सब कुछ शांत हो जाएगा, केवल एक टैरिफ का इशू है, थोड़े दिनों में वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो विश्व में थोड़ी एक शांति छा जाएगी। अचानक से ये वेनेजुएला वाली एक प्रक्रिया शुरू होकर के एक नई परंपरा को इन्होंने जन्म दे दिया। तो अब इसके परिणाम कितने दूरगामी होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहां तक दिख रहा है कि अनिश्चितता का दौर अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है विक्रांत जी। और इसका सीधा सीधा असर जो है वो प्रेशियस मेटल्स के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। चाइना ने भी अपना हाँ एक जी। तरीके जो एक्सपोर्ट के नियम बदले हैं, और ये कहा जा रहा है कि कई तरह की उसने शर्तें लगा दी है। छोटे एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो चाइना के पास करीब 60-70% वर्ल्ड की चांदी का उसके पास कब्जा है, उसके पास है। तो इन सब के कारण माना यह जा रहा था कि डिमांड्स वैसे ही ज्यादा बढ़ रही हैं, सप्लाई में कटौती होगी, और अब ऐसे में ये वेनेजुएला वाला घटना। जी।
जी देखिए, एकदम ये चांदी को लेकर जैसा हमने कहा ना कि अब रिसोर्सेज के ऊपर में कंट्रोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। चाइना ने साफ साफ कह दिया, यूएस अपना यूएस की तरफ से उन्होंने डिमांड की थी कि भाई हमें सप्लाई करी जाए, लेकिन उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि नहीं, हम नहीं अपनी तरफ से ज्यादा भेजेंगे। क्योंकि अब हर देश, जो स्पेशली जो जो भी स्ट्रांग देश हैं, वो चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है हमारे पास ज्यादा रहें। इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है क्रिटिकल मिनरल की एक पॉलिसी शुरू की है कि जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको जितने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम अपने पास में नए नए रिसोर्सेज ढूंढ के उसकी माइनिंग कर पाएं। और इवन माइनिंग पॉलिसी में भी आने वाले समय में आप बहुत ढेर सारे सुधार होते हुए देखेंगे, जिससे कि जो है हम अपने जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल बना सकें। अब रही बात इसकी कि देखिए, ये चीजें जो है बहुत दूरगामी परिणाम इसके दिखाई देंगे, जो भी शुरुआत हुई है। हम्म। चाइना दबाव में आने वाला देश अक्षर में है नहीं, और अमेरिका बहुत डायरेक्टली उसको दबाव में ला नहीं सकता है, इसीलिए वो इनडायरेक्टली एक उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मतलब वेनेजुएला वाला जो केस है वो समझ लीजिए एक तीर से दो शिकार वाली हालत है। कि एक तरफ से उन्होंने इनडायरेक्टली चाइना को के ट्रेड को भी अफेक्ट किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स क्रिएट कर लिया है। तो ये सारी चीजें बहुत चीजों को अफेक्ट करेंगी आने वाले समय में, हम बहुत चीजों पे असर होता हुआ देखेंगे। लेकिन जो मेरा बेट है इस साल, ये सारी जो भी उहापोह की स्थिति बनी रहेगी, उससे देखेंगे कि ये 2026 में आपको मेटल्स जो है ना, कमोडिटी मार्केट में आपको बहुत अच्छी एक डिमांड दिखाई देगी। मैं तो यही आने वाला था अनिल जी, यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि अब मेटल्स पे, क्योंकि सोने चांदी की बात तो हम लोग करते हैं लेकिन बाकी मेटल्स की बात नहीं करते, तो उस बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। एकदम देखिए, आने वाले समय में सोना चांदी तो शुरुआत थी। हम्म। अब उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। कॉपर में बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है। कॉपर लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, और बहुत जल्दी वो नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए दुनिया में एक तरीके से कहिए कि हम अब इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, हम एआई वर्ल्ड में हैं। अब एआई को काम करने के लिए, और लगभग हर चीज में एआई घुस रहा है, तो इसको काम करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एआई का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। प्लस हम हमारी हर चीज जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होती चली जा रही है। तो डेटा सेंटर्स बनेंगे, क्योंकि एआई के लिए डेटा भी चाहिए, तो डेटा सेंटर्स बनेंगे। इन सब चीजों में कॉपर की बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। और कॉपर समझ लीजिए कि अगला सिल्वर और गोल्ड होने वाला है आने वाले समय में। तो कॉपर की डिमांड बढ़ेगी, फिर हम एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ेगी। आयरन तो देखिए एक स्टेबल है फिर भी, क्योंकि वो तो उसका सीधा सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक है, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा आयरन की डिमांड बढ़ेगी। बट नॉन फेरस जो मेटल्स हैं, उनमें आपको बहुत तेजी दिखाई देगी इस पूरे 2026। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अनिल जी, पिछला साल शेयर बाजार के लिहाज से उस तरीके का रोमांचक नहीं रहा, लोगों की कई तरह की उम्मीदें नहीं पूरी हो पाई। लोगों को ये जी उम्मीद थी कि अब शेयर बाजार कुछ ठीक होगा, लेकिन अब साल की शुरुआत ही इस तरीके से हुई, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि लोग अपना पैसा जो शेयर बाजार से, प्रॉपर्टी से जो निकाला था, वो प्रेशियस मेटल, सोने चांदी, उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो बाजार की तरफ जी वापसी तो मुमकिन दिखाई कम ही दिखाई दे रही है वर्तमान हालत में। देखिए, बाजार बहुत बड़ा है विक्रांत जी। बाजार का मतलब जो है बाजार, क्योंकि बाजार में कमोडिटी भी तो है, कमोडिटी हाँ। भी बाजार का ही पार्ट है। ठीक है। अब फर्क ये पड़ा कि अगर हम नॉर्मल शेयर के बजाय लोगों ने निफ्टी गोल्ड, जो मतलब गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ लेने शुरू कर दिए। हाँ। वो भी तो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही ट्रेड होता है, आपके डीमेट में ही ट्रेड हो जाता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं समय जो है वो कहते हैं ना कि हवा कौन सी बह रही है उसको पहचानने का है, और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आवश्यकता रहती है। हम्म। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट का दौर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ सेक्टर्स अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे, उन सेक्टर्स को पहचानना आवश्यक है। जिस तरीके की अनिश्चितता की दौर चलेगी, जिस तरह की देशों में आपस में तनातनी रहेगी, तो देखिए डिफेंस के शेयरों में हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन दिखाई देगा, डिफेंस पर फोकस बना रहेगा। आने वाले समय में आपको एनर्जी के ऊपर, जैसा मैंने कहा, एनर्जी के ऊपर फोकस बना रहेगा। मेटल्स कमोडिटी पे फोकस बना रहेगा। और जो इसमें हमारी सरकारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध हैं, वहां भी आपको आने वाले समय में फोकस दिखाई देगा। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो फोकस बने रहेंगे। सेक्टर्स बदलते रहते हैं विक्रांत जी। हाँ। मार्केट कभी नहीं रुकता, मार्केट तो चलता रहता है। बस वो लीडरशिप चेंज होती रहती है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। तो ये बस कौन अगला लीडर कौन है, बस ये समझने की आवश्यकता है, और उसके हिसाब से अपने पैसे को एलोकेट करने की जरूरत है। एक और आखिरी सवाल अनिल जी, की चांदी को लेकर इस साल एक्सपर्ट्स ने कहा हुआ है, मैं कई जगह देख रहे हैं कि 90 से 100 डॉलर का टारगेट लिया हुआ है, लेकिन जो वर्तमान जिस तरह की स्थिति बन रही है, आपको लगता है कि ये टारगेट पहले भी पूरा हो सकता है?
देखिए एकदम हम तो पिछले 3-4 महीने से गोल्ड और सिल्वर पे बात कर रहे हैं, और जहां जहां लग रहा था कि नहीं नहीं यहाँ पर अब थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए, वहां से और स्पीड पकड़ ले रही थी बाजार। तो ये देखिए एग्जैक्टली कह पाना तो मैं कहूंगा कि किसी भी एक्सपर्ट के हाथ में नहीं होता है, ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो, क्योंकि बाजार की चाल कोई नहीं कह सकता। हम एक अंदाजा लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं वैश्विक घटनाओं और मार्केट की जो जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसके बेस पर। तो जहां तक मुझे दिख रहा है, अगर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए, तो डेफिनेटली ये सिल्वर और कॉपर, सॉरी सिल्वर में और इवन गोल्ड में भी ये बड़ी अच्छी डिमांड लगेगी। और कॉपर भी देखिए लगभग मेरे ख्याल से भी, मैं आपसे बात करते करते आज देख भी रहा था मैं, जी। तो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रहा है ये। और इस ये हो सकता है कि आज कल में ही अपना नया ऑल टाइम हाई बना दे। तो हम्म। ये सारे सेक्टर्स में एक तगड़ी डिमांड बनी हुई है। आज कॉपर लगभग मुझे दिख रहा है 3.5% के ऊपर है। तो मैं अभी आपसे बात करते करते मार्केट में देख ही रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये काफी अच्छा वो करेंगी। सिल्वर भी आज मैं देख रहा हूं तो करीब 3-3.5% के ऊपर अभी आज इस समय चल रहा है। तो वो भी 83 का हाई बना चुका है, $83 का। तो वहां अभी 75 पे चल रहा है, तो अगेन ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच सकता है। तो बहुत जल्दी ही, बड़ी बात नहीं है कि चला जाए। हम्म। और हाँ, जैसी सिनेरियोज बन रही हैं देखिए, इन मेटल्स की डिमांड आने वाले समय में भी बनी रहेगी, और ये एक मैराथन रन चलेगा। ये रन है कि 1-2 साल का है, मुझे लग रहा है कि रन थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि 2026 का साल मेटल्स के नाम रह सकता है। एकदम 2026 का साल जो है मेटल्स और एनर्जी दोनों पर फोकस रखें, ये दोनों के लिए सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। इस दौरान नेटवर्क के कारण थोड़ा व्यवधान भी आया, उसके लिए माफी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।